नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन और इसी टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हम आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मासिक धर्म चक्र के दौरान मानव महिला में ओव्यूलेशन सामान्यतः कब होता है? मासिक धर्म चक्र के दौरान मानव महिला में ओव्यूलेशन यानी डिम्बक्षरण सामान्यतः कब होता है? When does the ovulation in the human female normally takes place during the menstrual cycle? मासिक धर्म चक्र के दौरान मानव महिला में ओव्यूलेशन यानी डिम्बक्षरण सामान्यतः कब होता है? ऑप्शन से स्रावी चरण के समाप्ति से ठीक पहले, मध्य स्रावी चरण में, प्रसार चरण के शुरुआत में या प्रसार चरण के अंत में, just before the end of the secretory phase, at the mid secretory phase, at the beginning of the proliferative phase, at the end of the proliferative phase। और इसका सही उत्तर होगा at the end of the proliferative phase यानी प्रसार चरण के अंत में। ओव्यूलेशन ओव्यूलेटरी चरण में होता है, जो प्रोलिफरेटिव चरण के अंत में होता है। यह मासिक धर्म चक्र के 14वें दिन होता है, जो पिट्यूटरी से ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जारी करने वाले एस्ट्रोजन स्तर में तेज वृद्धि के कारण होता है। मतलब the ovulation takes place in the ovulatory phase, which takes place at the end of the proliferative phase. It takes place on the 14th day of the menstrual cycle, triggered by the sharp increase in estrogen level, releasing luteinizing hormone from the pituitary। प्रोलिफरेटिव चरण में चक्र का 6 से 13 दिन शामिल होता है और ओव्यूलेशन 14वें दिन होता है। हमारा अगला सवाल है, ओव्यूलेशन के तुरंत बाद स्तनपायी अंडा डैश नामक झिल्ली से ढका होता है। इमीडिएटली आफ्टर ओव्यूलेशन द मेमेलियन एग इज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन नोन एज व्हाट? मीन्स ओव्यूलेशन के तुरंत बाद स्तनपायी अंडा जो होता है वो किस झिल्ली से ढका हुआ होता है? ऑप्शन से गर्भस्थ, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा या पीतक झिल्ली। कोरियन, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा या विटेलिन मेम्ब्रेन। और इसका सही उत्तर होगा कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा कुपिक यानी ग्रेन्यूल कोशिकाओं की एक बाहरी परत है, जो अंडाशय में एक विकासशील अंडाशय के चारों ओर बनती है और ओव्यूलेशन पर इसके साथ रहती है। अंतर्निहित जोना पेलुसिडा एक पारदर्शी लेकिन मोटी ग्लाइकोप्रोटीन झिल्ली है, जो कोशिका के प्लाज्मा झिल्ली को घेरे रहती है। The corona radiata is an outer layer of follicular cells that form around a developing oocyte in the ovary and remain with it upon ovulation. The underlying zona pellucida is a transparent but thick glycoprotein membrane that surrounds the cell's plasma membrane। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सबसे बाहरी जो लेयर है वो है कोरोना रेडिएटा, और इसी कोरोना रेडिएटा से ही जो अंडा है, जो ओवरी है, वो ढका हुआ रहता है। हमारा अगला सवाल है, शुक्राणु का कौन सा भाग अंडे की झिल्ली में प्रवेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? शुक्राणु का कौन सा भाग अंडे की झिल्ली में प्रवेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? Which part of the sperm plays an important role in penetrating the egg membranes? शुक्राणु का कौन सा भाग अंडे की झिल्ली में प्रवेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन से लिंग गुणसूत्र, अग्रपिंडक, ऑटोसोम या उपयुक्त में से कोई नहीं। एलोसोम, एक्रोसोम, ऑटोसोम या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा एक्रोसोम। शुक्राणु शीर में बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है। एक लंबा अगुणित नाभिक जिसका अग्रभाग एक टोपी जैसी संरचना एक्रोसोम से ढका होता है। एक्रोसोम एंजाइमों से भरा होता है, जो डिम्ब के निषेचन में मदद करता है। इन एंजाइमों को सुक्रानुलाइसिन कहा जाता है, जो डिम्ब को ढकने वाली झिल्लियों को भंग कर देते हैं और अंडे की झिल्ली को भेद कर शुक्राणु कोशिका को डिम्ब में प्रवेश करने में मदद करते हैं। द स्पर्म हेड कंटेन्स वेरी लिटिल साइटोप्लाज्म।
मतलब जो स्पर्म का हेड है यानी शुक्राणु का जो सिर होता है उसमें साइटोप्लाज्म बहुत ही कम होता है एंड elongated haploid nucleus, the interior portion of which is covered by a cap like structure, acrosome. The acrosome is filled with enzymes that help in the fertilization of the ovum. These enzymes called sperm lysins that dissolve the membranes enveloping the ovum and help the sperm cell to enter the ovum by penetrating the egg membrane. और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं स्पर्म का जो हेड है सबसे आगे वाला भाग वो है एक्रोसोम और यही एक्रोसोम जो ओवम है उसको उसकी झिल्ली को पेनिट्रेट करता है, छेद करता है और छिद्र करके उसमें प्रवेश करता है। हमारा अगला सवाल है शुक्राणुकरण डैश से शुक्राणु के निकलने की प्रक्रिया है। शुक्राणुकरण डैश से शुक्राणु के निकलने की प्रक्रिया है। स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम डैश। तो हमें इस डैश को फिल करना है। तो ऑप्शंस देखते हैं अधिवृषण, पौरुष ग्रंथि, वास डिफरेंस और योतापक नलिकाएं, एपिडाइमिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, वास डिफरेंस या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो यानी शुक्राणुकरण डैश से शुक्राणु के निकलने की प्रक्रिया है। तो शुक्राणु जो है कहाँ से निकलता है और जहाँ से भी निकलता है उस प्रक्रिया को हम लोग कहते क्या है, यानी स्पर्मिएशन बेसिकली जो प्रोसेस है स्पर्म के रिलीज होने की ये क्या है। और इसका सही उत्तर होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी वीर्योत्पादक नलिकाएं। शुक्राणुकरण वीर्य नलिकाओं से शुक्राणुओं की रिहाई है। यहाँ से उन्हें वास एफरेंशिया और फिर एपिडाइमिस में लाया जाएगा जहाँ शुक्राणुओं की परिपक्वता होती है। Spermiation is the release of sperms from seminiferous tubules. From here, they will be transported to vas efferentia and then to epididymis, where maturation of sperms occur. और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं स्पर्मिएशन किस तरीके से होता है, यानी कि स्पर्म का रिलीज किस तरीके मतलब स्पर्म कहाँ से रिलीज हो रहा है, कैसे रिलीज हो रहा है। तो सर्टोली जो है उसके ब्रेकडाउन से ही जो स्पर्म होते हैं वो रिलीज होते हैं। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव नाल द्वारा स्रावित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव नाल द्वारा स्रावित नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट सीक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव नाल द्वारा स्रावित नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट सीक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या उपयुक्त सभी। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन भी गर्भावस्था के दौरान नाल द्वारा उत्पादित महत्वपूर्ण हार्मोनों में से एक है। एस्ट्रोजन सबसे पहले महिलाओं में अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। एस्ट्रोजन is also one of the important hormones produced by the placenta during pregnancy. Estrogen is first secreted by the ovaries in women. और फिर प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन को गर्भावस्था हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते भ्रूण को धारण करने के लिए, गर्भाशय को फैलने में मदद करने के लिए और साथ ही गर्भाशय को सिकुड़ने से रोकने और समय से पहले जन्म को रोकने के लिए प्लेसेंटा द्वारा इस हार्मोन का स्राव किया जाता है। Progesterone is also known as the pregnancy hormone. This hormone is secreted by the placenta to help the uterus dilate to accommodate the growing fetus, as well as to prevent the uterus from contracting and preventing premature birth. और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेसिकली क्या है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है जो एडिनो हाइपोफिसिस में गोनेडोट्रोफिन कोशिकाओं द्वारा कूप उत्तेजक हार्मोन के साथ सहस्रावित होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि से बने न्यूरोलॉजिकल मार्ग का एक हिस्सा है। Luteinizing hormone is a glycoprotein hormone that is co-secreted along with follicle-stimulating hormone by the gonadotrophin cells in the adenohypophysis. Luteinizing hormone is a part of neurological pathway comprised of the hypothalamus, the pituitary gland, and gonads.
हमारा अगला सवाल है, अंडकोश का तापमान जो वृषण के कामकाज के लिए आवश्यक है, हमेशा शरीर के तापमान से डैश नीचे होता है। तो अंडकोश का तापमान जो वृषण के कामकाज के लिए आवश्यक है, हमेशा शरीर के तापमान से कितना नीचे होता है? Temperature of the scrotum, which is necessary for the functioning of testes, is always dash around below body temperature. अंडकोश का तापमान जो वृषण के कामकाज के लिए आवश्यक है, हमेशा शरीर के तापमान से कितना नीचे होता है? ऑप्शन से 4 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा 2 डिग्री सेल्सियस। अंडकोश का तापमान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस है, शरीर के बाकी हिस्से से कम। यह तापमान शुक्राणु विकास या शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। सामान्य रूप से आगे बढ़ने के लिए यह प्रक्रिया जिसके द्वारा वृषण के वीर्य नलिकाओं से में रोगाणु कोशिकाओं से अगुणित शुक्राणु विकसित होते हैं। The scrotal temperature is about 2 degrees Celsius lower than the rest of the body. This temperature required for the process of sperm development or spermatogenesis. तो spermatogenesis क्या है? The process by which haploid spermatozoa develop from germ cells in the seminiferous tubules of the testes. हमारा अगला सवाल है, भ्रूण की पहली हलचल और उसके सिर पर बाल आमतौर पर गर्भावस्था के किस महीने में देखे जाते हैं? भ्रूण की पहली हलचल और उसके सिर पर बाल आमतौर पर गर्भावस्था के किस महीने में देखे जाते हैं? The first movements of the fetus and appearance of hair on its head are usually observed during which month of pregnancy? ऑप्शन से 5वां महीना, छठा महीना, 7वां महीना या चौथा महीना, 5th मंथ, 6th मंथ, 7th मंथ या 4th मंथ। और इसका सही उत्तर होगा 5th मंथ। भ्रूण को प्लेसेंटा से जोड़ने वाली संरचना है। स्ट्रक्चर कनेक्टिंग द फीटस टू प्लेसेंटा इज, ऑप्शन से अमोनिया, यॉल्क सैक, umbilical कॉर्ड यानी गर्भनाल या ऑल ऑफ द अबव यानी उपयुक्त सभी। और इसका सही उत्तर होगा umbilical कॉर्ड यानी गर्भनाल। गर्भनाल को मां और भ्रूण के बीच शारीरिक और भावनात्मक जुड़ाव दोनों माना जाता है। यह संरचना मातृ परिसंचरण से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के भ्रूण परिसंचरण में स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। साथ ही भ्रूण परिसंचरण से अपशिष्ट उत्पादों को मातृ रूप से समाप्त करने की अनुमति देती है। The umbilical cord is considered both the physical and the emotional attachment between mother and fetus. This structure allows for the transfer of oxygen and nutrients from the maternal circulation into fetal circulation, while simultaneously removing waste products from the fetal circulation to be eliminated maternally. तो ये आप देख सकते हैं umbilical cord जो भ्रूण यानी कि फीटस और माँ के बीच का कनेक्शन है। हमारा अगला सवाल है, भ्रूण का लिंग किस पर तय किया जाएगा? द सेक्स ऑफ द फीटस विल बी डिसाइडेड व्हाट? भ्रूण का लिंग किस पर तय किया जाएगा? द सेक्स ऑफ द फीटस विल बी डिसाइडेड एट व्हाट? ऑप्शन से समाविष्ट करने पर, विच्छेदन की शुरुआत करने होने पर, नर युग्मक का निषेचन पर या उपयुक्त सभी। इम्प्लांटेशन, द स्टार्ट ऑफ क्लीवेज, फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमेट या ऑल ऑफ द एबव। और इसका सही उत्तर होगा फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमेट यानी नर युग्मक का निषेचन पर ही भ्रूण के लिंग का तय माना जाएगा। यानी कि मेल में क्या होता है एक्स वाई और फीमेल में होता है एक्स एक्स। जब मेल का एक्स और फीमेल का एक्स मिलेगा तो इससे होता है क्या, लड़की का जन्म। अगर मेल का वाई और फीमेल का एक्स मिले तो इसमें क्या होता है, लड़के का जन्म। तो इसी पर हमारे भ्रूण का लिंग का डिसीजन होता है और डिसाइड होता है कि वो होगा क्या, लड़का या लड़की। हमारा अगला सवाल है, स्तनधारियों में अंडाशय का कौन सा भाग ओव्यूलेशन के बाद अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है? स्तनधारियों में अंडाशय का कौन सा भाग ओव्यूलेशन के बाद अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है? Which part of ovary in mammals acts as an endocrine gland after ovulation? Vitelline membrane, germinal epithelium, dim कूप या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शंस है विटेलिन मेम्ब्रेन, जर्मिनल एपिथेलियम, ड्रीम कूप या उपयुक्त में से कोई नहीं। विटेलिन मेम्ब्रेन, जर्मिनल एपिथेलियम, ग्राफियन फॉलिकल या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा ग्राफियन फॉलिकल।
और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रगणों में इस चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। तो तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।